जो कल लाहौर का जलसा था ये आपने शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दिया, ये क्या किया? और ये आप हुकूमत की कामयाबी से समझ रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट जो है या जो लोकल इंतजामिया है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी की होती है, और सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनजर रखते हुए और जो भी शराइत इनके साथ तय पाई थी फिर उनको इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। अगर कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन हो जाए जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स ऐसी मौजूद होती हैं तो वो फिर गवर्नमेंट की फिर उस लोकल इंतजामिया के जिम्मे पड़ जाती है। तो बिल्कुल उनका ये काम है कि वो जो मुआहदा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कराएं। हाँ। और जहां वो समझते हैं। राना एहसान साहब, ये जो 3 से 6 का टाइम था यानी 3 घंटे, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है या हम ये समझें कि सब जलसों में सारी सियासी जमातों के पर यही उसूल लागू होगा अब से? देखिए, एक तो इनके साथ यही शराइत तय हुई थी, बाकी जमातों के साथ जब कोई इजाजत वो लेते हैं तो उनके ऊपर क्या शराइत होती है ये अलग बात है। लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि क्योंकि पीटीआई की जिस तरह की पिछले जलसे में गुफ्तगू की गई गंडापुर साहब से इंतशार फैलाने वाली, उससे पीछे चले जाएं जिस तरीके से जमान पाक में जब अरेस्ट वारंट्स को इम्प्लीमेंट कराने पुलिस गई तो उस पर पेट्रोल पंप का जो है वो निछावर किए गए। फिर उससे पहले पीछे चले जाएं 9 मई के वाकयात, फिर रेडियो पाकिस्तान पे हमला होना, इस्लामाबाद ब्लू एरिया का जलाओ घिराव। मेरे ख्याल से जब जो भी इंटेलिजेंस की इनपुट आती होगी उसके अंदर इस चीज का खदशा होता होगा कि यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एहतजाज वगैरह में तो ये सब चीजें हो गई, लेकिन वो फिर कहते हैं कि कोई जलसा बताएं ना हमारे जिसमें हमने वायलेंस की हो, तोड़ फोड़ की हो। देखिए, जो पिछला जलसा, अगर हम पिछले जलसे कोई ले लें, इस दफा तो गंडापुर साहब पहुंच नहीं सके, अब वो जान के पहुंचे या जो भी उसकी वजह है, लेकिन पिछला जो जलसा उन्होंने किया वो जमहूरियत का हिस्सा नहीं था। अगर गंडापुर साहब ने कहा कि मरेंगे मारोगे, दस्तो गिरबान होंगे, इंतशार का उन्होंने दर्स दिया, तो ये तो जमहूरियत के अंदर इस चीज की तो इजाजत नहीं है कि आप लोगों के अंदर इंतजार फैलाएं, गालम गलोच हो, बेहुदा जुबान इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से जलसों के अंदर भी इनका बहुत एक तारीख है। उम्रो यार की जंबील है और उसमें से हर कुछ अरसे के बाद कोई एक चीज निकाल कर सामने कर दी जाती है, जैसे कि पिछले दिनों अभी आपकी गवर्नमेंट ने उस जंबील में से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है ये निकाल लिया। तो ये आपको लगता है कि ये लंबा अरसा तक चल सकेगा ये जो ऑर्डिनेंस है, क्योंकि दूसरी तरफ वाले भी बिल्कुल तैयार बैठे? देखिए, ऑर्डिनेंस की जगह अगर असेंबली में बिल टेबल होता वो बेहतर होता, लेकिन गवर्नमेंट समझती थी कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और अगर तो ओवरऑल जो है लीगल और जुडिशल रिफॉर्म्स हम लाने में कामयाब हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर तो मेरे ख्याल से असेंबली में फिर बिल टेबल करने की जरूरत नहीं होगी जिसके जरिए इस ऑर्डिनेंस को एक एक्ट के अंदर तब्दील किया जाए। फिर तो वो रिफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। जहां तक आपने अदारों की तसादम की बात की, देखें ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म की एक तारीख है, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग करना हो, चाहे जो अभी हालिया अगर तारीख में बात करें तो जो 63A की तशरीह की गई, बिल्कुल जैसे मियां साहब का मेमो गेट में काला कोट पहन के जाना हो, ठीक कह रहे हैं आप। देखें, जो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की गई, क्योंकि बड़ा क्लियर है 63A कि जिसमें अगर कोई पार्टी मेंबर जो है असेंबली का वोट डालता है पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट तो उसका वोट काउंट होगा, लेकिन फिर वो उसके बाद डीसीट हो जाएगा। लेकिन इसको तब्दील कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि पंजाब हुकूमत को गिराना था और पीटीआई को सपोर्ट करना था। इसी तरह जो अभी हालिया जो जुलाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके अंदर भी अगर देखा जाए कि ना पीटीआई पिटिशनर ना पीटीआई की ऐसी कोई डिमांड थी, ऐसा ही जो है वो केस लड़ रही है और उनको प्लेट पे रख के जो है कानून की आइन को देखे बगैर जो है कि कितना टाइम तयन होता है कि आप जो है वो पार्टी को ज्वाइन करें, आपने टिकटें जमा करानी होती हैं, तो सारी ये चीजें साहब सारी चीजें आपने बताई। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था इसको तब्दील करने की जरूरत क्या थी? देखें, चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे वो आपने खुद ही तकसीम किए ना, क्योंकि आप कहते थे कि जस्टिस बंदियाल वो एक ही बेंच बना लेते हैं, सारे केसेस लगा लेते हैं। फिर जस्टिस काजी फायजीसा आए तो फिर आपने कहा जी वो जजेस कमेटी में जो 2 जज हैं वो फिर उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है, तो फिर आपने कानून के अंदर तरमीम कर दी। तो इससे तो लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कवानीन आपकी हुकूमत अपनी मर्जी से अपनी सहूलत के मुताबिक बनाना चाह रही है सर। देखें, अगर उसमें हमने कहा है कि कतार नहीं टूटनी चाहिए तो ये बिल्कुल एक अच्छा ट्रांसपेरेंट कानून है। कतार अगर टूटती है तो उसके अंदर भी सिलेक्टिविज्म होता है।
तो कौन सा सुओ मोटो हजारों की तादाद में ये होते हैं। कतार से क्या मुराद है कि मतलब जो पिटीशन पहले आई वो पहले सुनी जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका यही मतलब है। ठीक। दूसरा, अगर ट्रांसक्रिप्ट जो है आपने जो हेयरिंग है उसकी अगर आपने जारी करनी है तो ये भी ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी, ठीक। ये पॉजिटिव है। अगर आपने तहरीरी तौर पे लिख के देना है कि ये जो है मफाद आमा का मामला है तो ये भी बड़ी पॉजिटिव बात सर, है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह कल को चीफ जस्टिस बनते हैं तो क्या फिर आप आइन के अंदर, कानून के अंदर आप तब्दीली करेंगे? क्योंकि सर इस तरह सुप्रीम कोर्ट क्या कोई मातहत अदालत भी नहीं चल सकती है, आप जानते हैं। देखिए, ये तो हम तो लाना चाहते हैं ना जुडिशल रिफॉर्म्स, तो हम समझते हैं कि इस मुल्क की जरूरत है। आखिर जुडिशरी का निजाम दुनिया की रैंकिंग में बॉटम 10 में है, तो अगर तो जुडिशल रिफॉर्म्स हम लाने में 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब हो गए, फिर तो देखिए वो एक हतमी एक चेंज होगी जुडिशरी की इम्प्रूवमेंट के लिए। अब कल नई कायमशुदा जजेस कमेटी का इजलास है राना एहसान साहब, तो आपको लगता है कि कल इजलास है जो नई जजेस की कमेटी कायम हुई है उसका, आपको लगता है कि ये इजलास हो जाएगा या जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इसकी तश्कील के ऊपर कोई एतराज उठा सकते हैं? देखिए, वो तो फिर इसके ऊपर तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर नई कमेटी तश्कील दे दी गई है तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसको अपना काम करना चाहिए। ऑर्डिनेंस जो है वो इन प्लेस है और उसके तहत ही ये नई कमेटी बनी, तो मेरे ख्याल से इसको आप इसको वेलकम कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि ये जो आर्टिकल 63A की नजरसानी अपील है वो भी समाअत के लिए मुख्तस हो जाएगी, और अगर हो जाती है और बेंच भी बन जाता है वो बेंच जो कि आपकी हुकूमत चाहती है या उसकी मर्जी का, या आप समझते हैं इस पे भी फुल कोर्ट बननी चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं कि बेंच जिनका बनाने का काम है वो बनाए। एग्जेक्टिव का तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि बेंच कैसा बनता है। एक इंडिपेंडेंट और बगैर किसी एजेंडे के बेंच बनना चाहिए, वो हमें काबिल कबूल होगा। और बिल्कुल हम समझते हैं कि 63A की जो है वो अपील पहले लग जानी चाहिए।